यदि आप भारतीय रेलवे द्वारा 30% का जो एलडीसी एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, अगर उस एग्ज़ाम के लिए आपने फार्म भरा है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में एंड एन इफेक्टिव स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए आपका। इफ़ यू आर अपीयरिंग इन द असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र एग्ज़ाम इन इंडियन रेलवे फॉर एलडीसी 30%, this video is definitely for you, that we are going to learn here what is the pattern of the exam, what is the detailed syllabus, and what can be the effective plan to achieve the target to get past the exam. To understand the exam pattern and syllabus, we will start from here. First, in the step 1, मैं राशिद अरशद कादी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं बट काफ़ी दिनों बाद आपकी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं लगातार वीडियो ला रहा था, तो अभी मुझे लोगों का फीडबैक था कि इस संदर्भ में एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पैटर्न टू अचीव दिस गोल। कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम आगे जाएं। तो दैट्स वाई दिस इज़ एन स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर एग्जाम स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली एग्जाम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के लिए, 30% एएफए के लिए। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके की पॉइंट्स ये है कि टोटल 175 क्वेश्चंस इसमें आपके पास सामने आएंगी, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने होंगे और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पासिंग मार्क्स होंगे आपके 90 यानी 60% पासिंग मार्क्स होंगे। और मार्किंग स्कीम ये रहेगी कि हर करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा यानी डिडक्ट किया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए ये एग्जाम का पैटर्न समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम इसके बारे में जानते नहीं हो निगेटिव मार्किंग वगैरह तो कैसे बचेंगे। इसलिए तो ये आपके लिए इसमें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। प्रोफेशनल सब्जेक्ट जिसमें अकाउंट एंड फाइनेंस होगा, इसके अलावा ऑप्शनल जनरल नॉलेज होगा और ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ऑप्शनल के तौर पर। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन और एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स होंगे। सच टाइप ऑफ डिवीजन लगभग अप्रॉक्सीमेट होगा इस एग्जाम स्ट्रक्चर में। तो अब here we'll try to understand what is the syllabus breakdown. Syllabus breakdown, जैसे earlier in the first last slide I told you that is a professional subject. This is the core of the exam. इस ये major portion of the questions जो आपके पास आने वाले हैं वो इसी में से आने वाले हैं एक्चुअल में। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना ही चाहिए, और ये सब्जेक्ट भी आपके डे टू डे वर्क से जुड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसमें क्या क्या आने वाला है आपके पास? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, स्पेशली एज एप्लीकेबल टू द रेलवे, जो रेलवे पे अप्लाई होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे। बुक्स एंड बजट, ट्रैफिक बुक, बजट साइकिल्स, क्लासिफिकेशंस, रेलवे सिस्टम, इसके अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चंस होंगे। ट्रैफिक अकाउंट एंड स्टेटिस्टिक्स, फ्रेट, पैसेंजर, रेवेन्यू, स्टेटिस्टिक्स, बेसिक्स, ये 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, पे, अलाउंस, लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इससे रिलेटेड भी आपके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा, इसके 15 क्वेश्चन आपके पास होंगे। वर्कशॉप अकाउंट्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स स्पेसिफिक टू रेलवे वर्कशॉप एड, इसके 15 क्वेश्चन आपके पास होंगे। स्टोर्स अकाउंट्स, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन, रिसिप्ट एंड इश्यूज, इससे रिलेटेड आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे। यानी आपको ही पता चलेगा कि तकरीबन 105 क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पर्टिकुलर पोर्शन से आएंगे। तो डेफिनेटली जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये कोर है आपका, तो ये आपका मजबूत भी होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन से रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पे कुछ मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे, कुछ फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे बेसिक ऑफ management accounting, cost centers, variance analysis, etc. Financial justification and financial justification for expenditure, how to evaluate proposals, etc. जस्ट लाइक दैट जनरल नॉलेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के, वो जो आप चाहेंगे तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे टोटल एफए के एग्ज़ाम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें टोटल 175 क्वेश्चन एक सिंगल आते हैं, और उसमें से आपको कोई इसके लिए जो है कहते हैं आपके पास डिवीज़न नहीं आता
कि किस डिवीज़न में से आपको किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसलिए आपके पास पूरे ग्रॉस 175 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 150 क्वेश्चनस आपको करने होते हैं, तो 25 क्वेश्चंस कोई से भी आप लोग छोड़ सकते हैं, बेहतर ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, या आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जीके में करंट अफेयर्स, इंडियन रेलवे से रिलेटेड आएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन इकोनॉमी हाईलाइट्स एक्सेट्रा, और ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स जो राजभाषा है उसके बेसिस से क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सभी एग्जाम्स में कंपलसरी है हिंदुस्तान में, तो इसलिए जो है कहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जब आप एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और आप मेरिट गेन कर लेते हैं, तो मेरिट में आने के बाद नेचुरली ज़रूरी होता है कि जैसे आपकी जितनी भी पोस्टें हैं उससे 5 टाइम्स को जो है कहते हैं वाइवा वर्क के लिए कॉल किया जाता है। वाइवा वर्क और रिकॉर्ड सर्विस के भी 50 मार्क्स होते हैं, वाइवा वर्क के 25 मार्क्स, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के 25 मार्क्स होते हैं। टोटल 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो लाने होते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स आपके रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में होने चाहिए। दैट मीन्स आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस भी अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी जो अपार भरी जाती है, यानी अपार जो ईयरली होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो भी इवेल्यूट होती है इसके अंदर। वाइवा वर्क के थ्रू आपकी जो है क्या कहते हैं जनरल जो नॉलेज है फॉर द सब्जेक्ट और वर्किंग एस्पेक्ट्स को जांचने का प्रयास किया जाता है। आपको कितना बोलना आता है, क्या आपकी भाषा है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वेदर यू आर फिट फॉर द ऑफिसर वर्क और नॉट, ये चीज़ जांचने के लिए जो है कहते हैं वाइवा वर्क होता है इसमें। तो इसीलिए उसके लिए भी प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके लिए आप जो है कहते हैं, मैं बाद में कुछ वीडियो बनाऊंगा जब आप ये एग्ज़ाम दे, पहले अभी इनिशियली एग्ज़ाम का पास होना ज़रूरी है। तो स्टेप 2 में हम करेंगे रिकमेंडेड स्टडी प्लान्स। तो मेरा ये मानना है एक्चुअल में कि लगभग अगर हमारे पास 8-10 हफ्ते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट, बहुत है हमारे लिए इसको समझने के लिए और इसको एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि हम डे टू डे वर्किंग में तो कर ही रहे हैं और हम लोगों ने अभी अपेंडिक्स 3 भी पास किए हुए हैं, तो नेचुरली बात है अपेंडिक्स 3 के लिए भी हम लोगों ने तैयारी की थी। और वो लोग जो नए जिन्होंने अभी अपेंडिक्स 3 लेटेस्ट पास की है, तो वो तो और भी अच्छे इसमें होंगे कि उनकी जानकारी ज़्यादा अच्छी होगी, सीबीटी बेस उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्वेश्चन से रिलेटेड उनके पास जानकारियाँ होंगी। बट मैं ये समझता हूँ कि एक व्यक्ति जिसने जो है क्या कहते हैं आज से 5 साल पहले भी अगर अपेंडिक्स 3 क्लियर किया था, या 10 साल पहले भी किया था, और वो अगर आज इसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी 8 हफ्ते सफिशिएंट हैं, और 8 हफ्ते में वो इसकी तैयारी कर सकता है और मेरिट में आ सकता है और अपना गोल अचीव कर सकता है एएफए बनने का। उसके लिए क्या प्लान, स्टडी प्लान रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वीकली स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। वीकली स्ट्रेटजी जो है इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कवर सभी टॉपिक सिस्टमेटिकली 8 हफ्ते में कैसे कवर किए जाएंगे वो मैं आपको यह समझाता हूँ। पहले से चौथे हफ्ते तक आपको जो कोर कंसेप्ट है बिल्ड उसको बनाइए, बिल्ड कीजिए। प्रोफेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट विद गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस ऑडिट बेसिस, जनरल एक्सपेंडिचर कवर करें, एस्टेब्लिशमेंट को, वर्कशॉप्स को, स्टोर अकाउंट्स को, मैनुअल्स यूज़ करें, IREM के वॉल्यूम 1-2, फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड अपने इंडियन रेलवे अकाउंट कोड पार्ट 1 पार्ट 2, फाइनेंस कोड पार्ट 1 पार्ट 2, अपार्ट फ्रॉम इट रेलवे बोर्ड सर्कुलर्स मैनुअल्स रिलेटेड विथ, वो सारी की सारी चीज़ें आप इस हफ्ते में जो है क्या कहते हैं इनको पढ़ें रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेकर। और मैं एक्चुअली समझाना चाहूँगा कि इस 1 महीने के दौरान, यानी इन 4 हफ्तों के दौरान, फर्स्ट 4 वीक्स के दौरान आप जो क्वेश्चंस हैं, लोग बाग क्या कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं और एमसीक्यू से तैयारी चालू कर देते हैं। मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने का अच्छा सिस्टम नहीं है। सबसे पहले हमारे को चाहिए कि सब्जेक्ट की नॉलेज हासिल करें, सब्जेक्ट को समझें, सब्जेक्ट के बारीकियों को समझें, देन उसके बाद हम जो है क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ को लेंगे, तो हमारे एमसीक्यूज़ में हम अपने अपने आप को ज़्यादा साउंड पोजीशन में पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से उनको कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ना चालू करें, थ्योरी को समझने की प्रयास करें और थ्योरी को समझें। आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप एएफए बनने जा रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली लर्न नहीं कराएंगे आपको। वो आपको सिर्फ आप ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि पुराने क्वेश्चंस को देखते हुए आप 1000-2000 क्वेश्चन रट लेंगे, याद कर लेंगे, और उससे हो सकता है एग्जाम भी पास कर जाएंगे, मेरिट में भी आ जाए हो सकता है।
बट लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके ज़रिए आप एक अच्छे अधिकारी के तौर पर काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है, एक तो गोल अचीव करने के लिए, नंबर अच्छे लाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड हो, सब्जेक्ट अच्छे से आपके समझ में आए। तो उसको सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें पहले 4 हफ्ते में, जिसमें डेली जीके के तौर पर आप रोज़ाना अखबार पढ़ लें थोड़ा सा, और अपने नोट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स का एक नोट्स बना लें। ठीक है। इसके अलावा राजभाषा से संबंधित जो है क्या कहते हैं, कुल 10 पेजेज या 15 पेजेस का टोटल जो है क्या कहते हैं लिटरेचर है, तो वो आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी एक अभी जस्ट ब्लॉग लिखने वाला हूँ राजभाषा के ऊपर, उसके ज़रिए भी आपको अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा अदर मिसलेनियस आइटम्स हैं लाइक GFR, GC से एक्सेट्रा, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। आप डे टू डे वर्क में अगर काम कर रहे हैं इससे जुड़े हुए, तो ये आपके लिए और भी बेनिफिट है। अब से अगर आप काम कर रहे थे ऑफिस में और इस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो अब आप ये सोचें कि मुझे क्योंकि एग्ज़ाम देना है, तो मैं ब्रॉडली अच्छे से समझने का प्रयास करूँगा कि इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, और उनको समझने के लिए कोशिश करूँगा। देन जब 4 हफ्ते ये निकल जाएंगे, तो उसके बाद आप 5वें और छठे हफ्ते यानी 2 हफ्ते के लिए आप डेप्थ के साथ समझने के लिए उसको आप MCQ की प्रैक्टिस चालू करेंगे। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन को समझेंगे। यानी आप MCQ टॉपिक वाइज हल करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैश वर्सेस एक्चुअल कंसेप्ट को, बजट जस्टिफिकेशन लॉजिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस को लेके फोकस करेंगे, पे रूल्स, TADA, लीव रूल्स, D&R एक्सेट्रा पे। राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, IRM के वॉल्यूम 1 के पैरा 4 के तहत जो है रीड को समराइज करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे, और कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे लगातार रोजाना, जैसे सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज आप ले सकते हैं कि एक दिन में बजट के क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 200-300 क्वेश्चन बजट के पढ़ेंगे, एक दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट है, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट के, लाइक दैट आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन से रिलेटेड, मैंने फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो वो भी आपके लिए जो है क्या कहते हैं लाभदायक हो सकती हैं। आप उनको देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं उनके ज़रिए से। इसके अपार्ट फ्रॉम इट जो है क्या कहते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस जो है क्या कहते हैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो उसके ज़रिए आप मैनेजमेंट अकाउंट पे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कुछ ब्लॉग्स भी लिखे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, तो आप उन ब्लॉग के ज़रिए भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनको भी आप समझने का प्रयास करेंगे, और MCQ से उसको जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 4 वीक में आपने थ्योरेटिकल पढ़ी है, अब MCQ से अपनी जो आपने तैयारी की उसको जांचने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं और आते हैं आपके। फिर आप जो है क्या कहते हैं 7th वीक में फुल लेंथ प्रैक्टिस करेंगे, यानी 150 क्वेश्चन एक साथ लेके बैठेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, जैसे अपना वीकली फुल लेंथ टाइम मॉक टेस्ट करेंगे कि भाई मैंने एक साथ 150 क्वेश्चन ले लिए, या 200-250 क्वेश्चन लेके एक साथ पूरा का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करने का, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर मैं करने का प्रयास करूंगा। उसके लिए आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुकलेट्स वगैरह हैं, उनमें से आप जो है क्या कहते हैं सर्च कर लें कि भाई मैं आज जो है क्या कहते हैं टेस्ट करूंगा, तो 100 से लेके 125 तक इसमें, और इसमें इतने क्वेश्चन नंबर्स, और वो आपके लिए आसानी रहेगी। फिर उसको आप अपनी गलतियां जो एनालाइज करें, आप मिस्टेक्स कैसे है, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही है, अपने जो वीकर सेक्शन है जिसमें आप कमज़ोर पा रहे हैं अपने आप को, उसकी तैयारी करें और उसको मजबूत करने का प्रयास करें, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को ट्रैक करें, यानी लिखें कि भाई मैंने कल पहले आज एक दिन मैंने 175 क्वेश्चन किए, सॉल्व किए, तो उसमें से मेरे कितने गलत रहे, कितने सही रहे, नेक्स्ट डे कितने गलत रहे, कितने सही रहे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि एक्चुअल में, क्योंकि हम लोगों को इतनी छुट्टियां तो मिल नहीं सकती कि एक एक महीने 2-2 महीने छुट्टी मिल जाए, नेचुरली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सब काम आपको नौकरी करते करते ही करना है, तो नौकरी के लिए आपका समय दिन का रहता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप 2-3 घंटे, 2 घंटे सुबह निकालें, आप अपने सुबह 7 बजे होते हैं, 7 से 9 आप प्रैक्टिस करें इसकी, और शाम के टाइम पर जो है क्या कहते हैं आप 2-3 घंटे निकालें। रोज़ाना अगर 4-5 घंटे निकालेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। सैटरडे संडेज को थोड़ा सा एडिशनल टाइम देकर, या कुछ लास्ट वीक में एग्ज़ाम की अरी परी जो आप छुट्टी लेने के लिए तैयारी करते हैं, या छुट्टी ले सकते हैं, आपको छुट्टी मिल सकती है, तो छुट्टी लेके कुछ अपना डेप्थ के साथ दिन भर जो है बैठ के 8-8 10 घंटे तैयारी करें। फाइनल वीक में आप नोट्स जो डेली आपने नोट्स बना लिए थे, छोटे मोटे जो आपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए थे, उनको डेली जो है उनको रिवाइज करें, और जो है क्या कहते हैं प्रीवियस जो टेस्ट आपने किए थे उनको दोबारा से सॉल्व करके देखें कि अब आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ना, क्या कहते हैं कोशिश करें कि नया मटेरियल इंटेक कम से कम हो जाए, रिड्यूस करें, फोकस ऑन कंसोलिडेशन जो है उसको मजबूत करें।
बेवजह ये नहीं कि मैं ये और पढ़ लूँ और मैं ये और ले लूँ, ये और ले लूँ। क्योंकि अगर आपने पिछले 7-8 हफ्ते में अगर आपने चीज़ें सारी कवर नहीं की हैं अपनी स्टडी के दौरान, तो लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ ऐड करके उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला होगा नहीं, क्योंकि वो आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप उसको याद कर पाएंगे या रट पाएंगे या समझ पाएंगे। इसीलिए, क्योंकि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है वो समझ के देने का एग्ज़ाम होता है, वो रट के देने का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें चारों जो ऑप्शंस आते हैं, चारों ऑप्शंस में से ऐसा लगता है कई बार कि वो चारों के चारों करेक्ट है, कई बार ऐसा लगता है 3 करेक्ट है, कई बार ऐसा लगता है 2 करेक्ट है। और जब हम आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें कई बार हम अपनी गलतियां कर जाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें जो है क्या कहते हैं, लास्ट वीक में आप जो है नया मटेरियल अटैक ना करें बल्कि कंसोलिडेशन पे फोकस करें। अब तीसरे स्टेप में हम आपकी इफेक्टिव प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या हो सकती है, ये मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या थी और क्या हो सकती है। आप स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करें अपने मटेरियल के लिए। इंडियन रेलवे के कोर्स, मैनुअल्स, ऑडिट अकाउंट के मैनुअल्स, एस्टैब्लिशमेंट कोड फाइनेंशियल रूल्स, रेलवे बोर्ड सर्कुलर्स रिलीवेंट टू अकाउंट एंड बजट, ये आप यूज़ करें। मैं बता देता हूँ कि जो भी मैनुअल इंडियन रेलवे की इंटरनेट वेबसाइट और ऑफिशियल ट्रेनिंग साइट्स पर अवेलेबल है उनके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और अपने से पर्टेन चीज़ों को वहाँ से स्टडी करें। जो लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 की बात करते हैं तो वो स्पेशली कुछ प्राइमरी यूनिट से जो लेटेस्ट ऐड हुई है या कोई प्लान हेड से, उनको ज़रूर दिमाग में याद रखें, है ना क्या कहते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एसएमएच वगैरह को अच्छे से याद करें। अपार्ट फ्रॉम इट एक्सेप्शन से रिलेटेड चीज़ों को याद करें, गलतियों से रिलेटेड चीज़ों को याद करें। जो चीज़ें लगातार हमसे मैनेजमेंट के ज़रिए लगातार हमसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, उन रिपोर्ट्स के संदर्भ में हम अपने को परखने का प्रयास करें कि वो रिपोर्ट्स हमसे ना छूटे। मैं इसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारा मटेरियल जो है मेरे यूट्यूब चैनल ज़रा सा ट्रैक पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है मेरी ब्लॉग साइट है medium.com, राशिद एन डब्ल्यू आर, एट राशिद एन डब्ल्यू आर, इस पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों के ही जो है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मीडियम का भी और ज़रासा का भी। तो इसके ज़रिए भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे ब्लॉग से जुड़ सकते हैं और इस संदर्भ में और जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उनके ज़रिए से कोई भी और जो है क्या कहते हैं रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोई मेरा ही है। आप को लगता है रेलवे की वेबसाइट के थ्रू जाए, बहुत अच्छी बात है, उससे रिसोर्स जो मिलेगा वो बहुत अच्छा सोर्स होगा, नेचुरली बात है ना क्या कहते हैं, तो उसके ज़रिए पढ़ने का प्रयास करें। मैंने समराइज तौर पर वीडियोस बनाई है, समराइज तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्लॉग्स लिखे हैं, तो वो समझने में थोड़े आसान हो सकते हैं, तो इसलिए उनको भी यूज़ आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। जो पिछले साल के या पहले जो एलडीसी के पेपर्स हो चुके हैं लास्ट टाइम, 70%, 30%, वट एवर जो भी है, उनके जो पेपर्स हैं उनको भी आप ले लें और उससे भी जो है क्या कहते हैं आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। उससे पता चलता है कि क्वेश्चन का स्टाइल और डिफिकल्टी लेवल अप्रॉक्सीमेट क्या रहता है। तो मॉक टेस्ट की जो है क्या कहते हैं टाइम प्रैक्टिस करें, तो उन पेपर्स को भी प्रैक्टिस करने के तौर पर कर सकते हैं कि आज मैं यही पेपर सॉल्व करता हूँ। तो इससे थोड़ा स्पीड इम्प्रूवमेंट होता है आपका। एक्यूरेसी अंडर प्रेशर क्या होती है वो, कि मुझे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन करने, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इससे स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट करने का मौका मिलता है कि जो कौन सा सेक्शन आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, ये भी आपको इससे सहायता मिलेगी इसमें। नोट्स एंड रिवीजन कार्ड्स बना सकते हैं। मेंटेन कंसाइज इंडेक्स कार्ड विद की फार्मूलाज, एग्जाम वेरिएंस, मैंने एग्जांपल वेरिएंस एनालिसिस हो सकता है, ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, बजट रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं। आपको जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स एंड सेक्शंस हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स हो सकते हैं, जीके में जो फैक्ट्स और फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके आप नोट्स बना। मेरी आदत रही है लगातार कि मैं, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है कि मैं उसके इंडेक्सिंग कार्ड्स वगैरह में बनाया करता था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ सजेस्ट किया है और ये एक अच्छा तरीका रहता है स्पेशली रिवाइज करने के लिए। कंसाइज फॉर्म में आपके पास एक चीज़ अवेलेबल होती है और पता चलेगा कि आपको जितने भी आपका पूरा कोर्स है ये 10-15 पेज है, इसमें पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं समझ आता है जब आप कंसाइज जो है क्या कहते हैं इंडेक्स टाइप कार्ड्स बनाते हैं। तो एग्ज़ाम दे के दिन आपकी क्या टिप्स है वो भी मैं आपको देना चाहूँगा, स्पेशली कि आप जो है सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको ज़्यादा स्ट्रांग है जिसमें आप उनको सॉल्व करें।
आप जैसे ही आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं वीक हूँ, अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं तो इट्स ओके कि हिंदी हिंदी के आ रहे हैं तो हम उसमें अपन वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन टाइप के आते हैं अक्सर करके एफ मैंने देखा एग्जाम में, तो इन दैट केस जो है क्या कहते हैं, आप पढ़ते चलें और जिनको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो उनको जवाब देते चले जाएं, बाकी आप फर्स्ट इंस्टांस में लीव कर दें क्वेश्चंस को और आगे बढ़ जाएं और पढ़ते चलें और उनको सॉल्व करते चलें, और फिर देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं दोबारा से उन क्वेश्चंस को जो आपने लीव किए थे फर्स्ट चांस में, अब उनको स्टडी करें, देन उनके बारे में सोच और विचार करके उनके आंसर्स लेके अटेम्प्ट क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट, अवॉइड गैजिंग टू मच क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए बोले यार ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ, बोले बिल्कुल है ना क्या कहते हैं यार, बोले 150 तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि मेरिट जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बोले मैं 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए गलत क्वेश्चन पता चलता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, स्टिल ये मान के चलिए कि 2 से 5 7 10 क्वेश्चन के बीच आप इनकरेक्ट कर सकते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन के इनकरेक्ट का जो मार्जिन आपके पास है, उस मार्जिन को आप कम से कम जितना कम कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें, जहाँ पर रूल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या अकाउंटिंग वर्स क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। अक्सर करके लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में अक्सर करके ऐसे पूछा जाता है कि इन सब में से कौन सा गलत है, और हमें पता चलता है कि पहला पढ़ते हैं वो बोले सही है तो बोले सही पे टिक कर जाते हैं, जबकि पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सा गलत है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा गलत है, विच इज़ वन इज इनकरेक्ट, और हम पता चलता है कि हमें एकदम से दिमाग में ये निकल जाता है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, आप करेक्ट समझ के उसको फिर से वो लगा देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। कई बार क्वेश्चंस में जो है क्या कहते हैं ऑप्शंस इस तरीके से रहते हैं कि जो आपको ना क्या कहते हैं परेशान करते हैं कि बोले यार ये हो सकता है ये करेक्ट हो सकता है या ये करेक्ट हो सकता है, तो अच्छे से सेंटेंसेस को ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और देन उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसका आंसर दें ताकि आप अच्छे से एग्जाम को सॉल्व कर सकें। अब इसका जो कम्प्रीहेंसिव सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा, और ड्यूरिंग दैट दिस मैं आपको ये समझाने का प्रयास भी करूंगा कि इसको कैसे तैयारी आप कैसे कर पाएंगे आसानी से। कम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरिंग एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के डिपार्टमेंट के लिए प्रोफेशनल सब्जेक्ट अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन पॉलिसीज इन रेलवे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी आरआरसी, इनिशियल इन सर्विस एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, अप्रेंटिस एक्स ट्रेनिंग, online training, APAR, seniority, lean transfer, deputation, promotion, selection, suitability, trade test, leave, pass rules, scale check, registers, BOS, book of sanction, joining time, reservation policy, HOR, overtime, wages, पे रूल्स है ना, CPCs के बारे में, एडवांसेस के बारे में, PF रूल्स के बारे में, लीव रूल्स के बारे में, D&R एक्शन के बारे में, है ना, मैन पावर मैनेजमेंट के बारे में, जैसे मैंने बताया वर्क चार्ज पोस्ट है, सरेंडर ऑफ पोस्ट है, क्रिएशन एक्सटेंशन, D&R के लिए बताया, रेलवे सर्विस कंडक्ट टू 1968, रिटायरमेंट और पेंशन से रिलेटेड क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन एंड एनपीएस, स्पेशली नाउ इट इज इंक्लूडेड यूपीएस आल्सो। यूपीएस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यूपीएस में क्या चीज़ कितनी दी गई है, यूपीएस में बेंच मार्किंग कॉर्पस क्या होता है, लाइक दैट, स्टाफ बेनिफिट फंड्स, रेलवे इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स, एक्रेशिया, इंसेंटिव बोनस स्कीम्स एंड ग्रीवांसेस रिड्यूसल सिस्टम एटसेट्रा जो भी है, जैसे यूनियंस हैं, जो एस्टेब्लिश्ड यूनियंस हैं आपकी NFIR, AIRF, अपार्ट फ्रॉम जो है क्या कहते हैं उनकी PNMs क्या होती है, निगोशिएटरी मीटिंग्स कैसे होती हैं, हेल्ड की जाती हैं, कितनी होती हैं साल में, जोनल लेवल पे कितनी होती है, रेलवे बोर्ड लेवल्स पर कितनी होती है, ठीक है। तो इसी के से ये इस तरह की चीज़ें अगर हम जो है क्या कहते हैं जैसी जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल क्या होती है, लाइक दैट, इस टाइप की जो चीज़ें अगर हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें तो कुछ भी आ सकता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया कि लगभग इस क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं इस पोर्शन से इस पोर्शन इतने आएंगे, ये इंडिकेटिव है कि 15 क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट के आएंगे, मे बी इट मे बी 10 और इट मे बी 20, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये इंडिकेटिव है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का दिया गया है वो इंडिकेटिव है, सिर्फ वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर आज मैंने जैसे PNM, प्रेम, JCM, like that, factory as permanent compulsory labor enforcement, RTI, E-office, HRMS, I-pass, LIMS, सरपंच, CP ग्राम, सनुबो एक्सेट्रा, है ना क्या कहते हैं स्पैरो, लाइक दैट। फाइनेंशियल में जैसे रेलवे फाइनेंशियल बेसिक्स, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, एटसेट्रा।
तो ये सारी चीज़ें बजटरी रिलेटेड जो है, बजट रिलेटेड टर्म्स, टाइप, बजट साइकिल, डिमांड प्रोग्राम्स एंड रिव्यूज़, बजट जीएफआर के प्रोविजंस, बजट्स के लिए क्या प्रोविजंस है वो, रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड बजट जीएफआर के क्या प्रोविजंस है वो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, रूल्स ऑफ एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एटसेट्रा, और जीएफआर रूल्स रिलेटेड विद एक्सपेंडिचर्स, वो सारे के सारे कंट्रोल, एक्सपेंडिचर कंट्रोल से रिलेटेड, वर्क्स प्रोग्राम, सर्वे, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, एस्टिमेट्स, कैपिटल बजट, रीअप्रोप्रिएशंस, स्टोर्स में परचेज प्रोसीजर्स, स्टोर्स अकाउंटिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस, एफएसएन, like that. There are lot of things are involved in this actually. जो सब्जेक्ट जो है वो बहुत वास्ट है, और बहुत वास्ट जो है सिलेबस है इसका, बट जब हम रोज़ाना ये काम करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत छोटा श्रिंक हो जाता है। इस अपार्ट फ्रॉम इट, वर्कशॉप यूनिट्स में फाइनेंशियल कॉस्ट कंट्रोल इन वर्कशॉप, शेयर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसमें ऑन कॉस्ट क्या होती है, इसके अलावा वहाँ पर जो इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या होती है वहाँ, और वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वर्क ऑर्डर्स कैसे होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, वो रिलेटेड जो है वर्कशॉप से रिलेटेड, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वर्क्स एंड स्टोर टेंडर्स, एमएनपी प्रोग्राम और रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम्स, ऑडिट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग क्या है, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्राफ्ट पैरास क्या है ना, क्या कहते हैं। ऑडिट के ऊपर एक मेरे में अच्छा सा ब्लॉग लिखा है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं अपने स्तर पर मेरे ब्लॉग साइट पे जाके। डेलीगेशन ऑफ पावर, लॉसेस ऑफ फ्रॉड्स, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जैब, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, रेलवे अर्निंग से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे रेवेन्यूज, एक्स वाई जेड, जेड में कौन कौन से हैं, लाइक दैट, एक्स में कौन कौन से हैं, वाई में कौन कौन से हैं, मोस्टली जेड से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग हेड्स हैं। लैपटॉप का जैसे अगर जो है क्या कहते हैं हमने सरेंडर किया तो लैपटॉप का पैसा, सरेंडर वैल्यू कहाँ जमा की जाएगी, उसका हेड लोकेशन है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। आईटी इन फाइनेंस, रेलवे स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशंस हैं, टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, सी एंड ए जी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दैट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। स्टडी करेंगे आप, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द योर गोल, यू विल अचीव योर गोल डेफिनेटली। टेंडर्स के केस में मैं आपको कहूँगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपको पता होना चाहिए कि एसओपी क्या होती है, जीसीसी क्या होती है, जीसीसी किस तरीके से वर्क करती है, टेक्निकल कंडीशंस कैसे चेक होते हैं, इसके अलावा जीसीसी का पार्ट्स क्या है, परफॉर्मेंस गारंटी क्या है, एसडी क्या होती है, ईएमडी क्या होती है, बीओक्यू क्या होता है, लाइक दैट। इस टाइप की चीज़ें जो है वो सारी की सारी आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो है क्या कहते हैं आपकी बहुत सारी कंडीशंस है, कॉन्ट्रैक्ट, जीसीसी ऑफ सर्विसेज है, जीसीसी ऑफ वर्क्स है, इस टाइप से। प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जनरल फाइनेंस रूट, आईटी एप्लीकेशन, रेलवे, जीएफआर 2017, जीसीसी वर्क्स एंड सर्विस, ईपीसी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, स्टोर टेंडर कंडीशन, जैम प्रोक्योरमेंट कंडीशंस हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं, जैसे स्पार्ट है ना, सिग्नल पास है ना, रहते डेंजर, लाइक दैट। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ टर्म्स हो सकती हैं, बहुत टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम जनरल टर्म्स हो सकती हैं जो अक्सर करके यूज़ होती है, क्योंकि हम अकाउंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सभी चीज़ों से गुजरना होता है। हम लोगों को फाइनेंशियल प्रपोजल्स प्राइस करने होते हैं, हम लोगों को जो है क्या कहते हैं जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी अर्निंग है उसको हमें एक्चुअली कैप करना, उसकी अकाउंटिंग हम लोगों को करनी होती है। तो दैट्स वाई हमें कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को जो है अध्ययन करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम लोगों को जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा, चाहे एसओपी हो, जीएफआर हो, या जो है क्या कहते हैं जीसीसी हो, इन सब की जब तक हमारे कंडीशंस और जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई पॉलिसीज़ हैं उनकी जानकारी अगर हमारे को नहीं होगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे और हम लोग उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं सारी की सारी को चीज़ों को समझे। ये मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने बनाई है छोटी सी। अगर किसी इस संदर्भ में अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए, डिटेल्स में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे जो है क्या कहते हैं आप कमेंट्स लिखें अपने, है ना क्या कहते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि जो है आपको क्या चाहिए। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ZARSS से ज़रा सा सॉल्यूशंस, अ ट्रैक ऑफ लर्निंग। और मेरी जो है वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें जैसा भी आपको लगता है, तो प्लीज़ बने रहें और मेरे को ऐसे ही देखते रहें और सराहते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।